आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे विशाल संविधान की संज्ञा दी है। वही भारतीय संविधान में जितने भी लोग संविधान बना रहे थे, वो ज़्यादातर प्रोफेशनली एडवोकेट थे, वकील थे। उधार आपके अभाव को दर्शाता है। अगर हम भारतीय संविधान को उधार का बोरा कह दें, तो ये हमारे अभाव को प्रदर्शित करता है। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं 2012 के आंकड़ों के अनुसार। कि जो मंत्री होंगे वो संसद के सदस्य होंगे, मंत्री संसद की बैठकों में भाग लेंगे, संसद मंत्रियों से सवाल जवाब करेगी, संसद मंत्रियों पर नियंत्रण रखेगी और मंत्री संसद के प्रति जवाबदेही दिखाएंगे। अमेरिका में ऐसा कोई भेद नहीं है, एक ही प्राणी है, वही सब कुछ है। वही राष्ट्र का मुखिया भी है, वही सरकार का मुखिया भी है। अमेरिका में राष्ट्रपति जैसा मर्जी चाहे निर्णय ले ले, क्योंकि उसे निर्णय लेने पर कोई रोक टोक नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो संभव सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने पॉलिटी की शुरुआत की थी और हम लोगों ने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास और भारतीय संविधान का निर्माण, ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। इसी क्रम में आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत हम लोग उन विशेषताओं को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं जो हम लोग आगे के टॉपिक में कवर नहीं करेंगे। जैसे संघीय प्रणाली हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से, तो यहाँ हम लोग संघीय प्रणाली की चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीज दी गई हैं, इन सब को हम लोग आगे कवर करेंगे, तो इसे भी हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। कुछ ऐसी विशेषताएं जिन्हें आगे नहीं पढ़ना है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग संसदीय शासन प्रणाली के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, शक्तियों का पृथक्करण हम लोग चर्चा करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है, रहित संविधान है। इन्हीं विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने अध्ययन की, और जो सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। विश्व का विशालतम संविधान है। जेनिंग्स ब्रिटिश लेखक हैं, जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स पूरा नाम इनका। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे विशाल संविधान की संज्ञा दी है। जेनिंग्स को मद्रास यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था अपनी बात रखने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए। तो जब वे आए तो उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में टिप्पणी की और उन्होंने भारतीय संविधान को क्रिटिसाइज़ भी किया। अंग्रेज़ थे, तो उनसे भारतीय संविधान के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहने की अपेक्षा तो हम वैसे भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने भारतीय संविधान को विश्व के विशालतम संविधान की संज्ञा दी और उन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। तो क्यों कहा गया है, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया था, उसमें 22 पार्ट 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल अनुसूचियां थी। इतने अधिक प्रावधान विश्व के अन्य देशों के प्रावधानों में, विश्व के अन्य देशों के संविधान में वर्णित नहीं है। अमेरिका का संविधान तो बेहद छोटा संविधान बना, विश्व का पहला संविधान था, केवल 7 आर्टिकल्स का संविधान था। हालांकि प्रत्येक देश में संविधान में संशोधन होते रहे हैं और उन संशोधनों के बाद वहां और नए-नए प्रावधान जोड़े गए हैं और अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी है। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 470 प्लस हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है। इस प्रकार भारत का संविधान का आकार विश्व के सभी देशों के संविधान के आकार से बहुत बड़ा है। हालांकि हमारा संविधान बेहद खूबसूरत है। हमने जो बेयर एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, उस बेयर एक्ट में तो भारतीय संविधान का सुंदर चित्रण नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो हमारे संविधान की मूल प्रति है, उस मूल प्रति में संविधान को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी जो कैलीग्राफी की गई, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा गया, हिंदी में
वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा भारतीय संविधान को, और उसे सजाया गया नंदलाल बोस और उनकी टीम के द्वारा हर पेज पर अच्छे-अच्छे चित्रांकन किए गए हैं। कहीं भगवान श्री राम को पुष्पक विमान से आते हुए दिखाया गया है। कहीं श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है। कहीं मोहनजोदड़ो की मुहर, जो हमारी सभ्यता, पुरानी सभ्यता का परिचायक है, कहीं उसे अ, अ, अंकित किया गया है। कहीं गौतम बुद्ध को अंकित किया गया है, महावीर जैन को अंकित किया गया है, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी अंकित किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के जो अलग-अलग भाग हैं, अलग-अलग अध्याय हैं, उन भागों में इस प्रकार के सुंदर चित्रांकन किए गए हैं और हर चित्रांकन के पीछे मूल भाव निहित है। उनमें इर्रेलेवेंसी नहीं है, अतार्किकता या अप्रासंगिकता नहीं है। वे जिन भागों में चित्रित किए गए हैं, वे प्रासंगिकता बनाए रखते हुए हैं। तो उसका अध्ययन करना हमारा यहाँ पर्पज़ नहीं है। उसके लिए हमने अलग से छोटे-छोटे वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं कि भारतीय संविधान का चित्रांकन किस तरीके से किया गया है। अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम लोग भारतीय संविधान की उन विशेषताओं की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके कारण भारतीय संविधान विशाल बना है। सुंदर तो है, खूबसूरत तो है, लेकिन विशाल भी है। क्यों? क्योंकि भारत विशाल देश है और विशाल देश होने के नाते भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी है, भौगोलिक विविधता भी है और भौगोलिक विशालता भी है। इसके कारण संविधान में अनेक प्रावधानों को समाहित करना पड़ा। 5वीं 6ठी अनुसूची अलग से बनानी पड़ी। शुरू में एबीसीडी कैटेगरी के 4 राज्य बनाए गए थे, अब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो अलग-अलग तरीके से संविधान में अलग-अलग भौगोलिक हिस्सों को, सामाजिक सांस्कृतिक बातों को संबोधित करने का प्रावधान किया गया है। इससे संविधान में अनेक प्रावधानों की रचना हुई है और संविधान बड़ा बना है। भारतीय संविधान पर ऐतिहासिक दस्तावेजों की छाप है। 2 बड़े ऐतिहासिक दस्तावेज, भारत सरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928। यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग इन्हीं दोनों दस्तावेजों पर आधारित है और ये दोनों दस्तावेज बड़े दस्तावेज थे। हार्डग्रेव कहते हैं कि भारतीय संविधान के लगभग 150 आर्टिकल्स तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है, 1935 के प्रावधानों पर ही आधारित है और ये दोनों बड़े दस्तावेज थे। हमने भारत को एक संघीय प्रणाली बनाया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे संघीय प्रणाली। इसका अर्थ ये है कि भारत की सरकार अलग चलती है, राज्यों की सरकार अलग चलती है। तो राज्य अपनी अलग सरकार चलाते हैं, भारत सरकार अपनी अलग सरकार चलाती है। 2 प्रकार की सरकारें हैं। ऐसी प्रणालियों में प्रायः दोहरे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। संघ का यानी केंद्र का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, प्रांतों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। तो संवैधानिक प्रणाली में 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं जब संवैधानिक व्यवस्था संघीय व्यवस्था पर आधारित होती है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे संघीय प्रणाली, अभी इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझो कि जहाँ केंद्र और राज्य की सरकारें स्वतंत्र रूप से बनती हैं और चलती हैं, वहाँ दोहरा संविधान होता है। ये एक संवैधानिक परंपरा है, संवैधानिक विकास का हिस्सा माना जाता है। लेकिन भारत में एक ही संविधान बनाया गया है, भारत का संविधान है। इसी संविधान के अंतर्गत भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख किया गया है और राज्यों की सरकारें भी इसी संविधान के अंतर्गत अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं और अपनी भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार दोनों संविधानों के विषय में, दोनों प्रावधानों, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विषय में एक ही संविधान में वर्णन किया गया है, इसलिए संविधान विशाल हो गया, बड़ा बन गया। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को विदेशी संविधानों से ग्रहण किया। लगभग 10 देशों के संविधान के प्रावधान भारतीय संविधान में अडॉप्ट किए गए हैं, जबकि लगभग 56 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। विश्व के जितने ज्ञात संविधान थे,
सभी का अध्ययन किया गया और उनका अध्ययन करने के बाद 10 देशों के संविधान के प्रावधान हमें उपयोगी नज़र आए और हमने उन्हें संविधान में समाहित किया। तो जब दूसरे देशों से हमने संविधान के प्रावधान लिए तो स्वाभाविक सी बात है, संविधान में वृहदता आई, संविधान में अतिरिक्त प्रावधान जुड़े। जैसे मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए आदि। भारतीय संविधान में ऐसे भी प्रावधान शामिल किए गए हैं जो अन्य देशों में संविधान का भाग नहीं होते। इस कारण से भी भारतीय संविधान बड़ा बन गया क्योंकि हमने उसे भारतीय संविधान का भाग बनाया। जैसे लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज सामान्यतः संविधानों का भाग नहीं होती, लेकिन भारतीय संविधान में लोक सेवाओं का व्यापक वर्णन किया गया है। केवल वर्णन ही नहीं, पूरा एक भाग लोक सेवाओं को समर्पित है, भाग 14, भाग 14 और आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक इतनी अधिक मात्रा में अनुच्छेदों को लोक सेवाओं के संदर्भ में सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए भारतीय संविधान विशाल बना है। ये कारण है जिसके वजह से भारतीय संविधान बड़ा बना है, विशाल बना है। लेकिन अब आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कह दिया कि लॉयर्स पैराडाइज है भारत का संविधान, वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग कहने के पीछे उनकी मंशा अलग थी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय संविधान में जितने भी लोग संविधान बना रहे थे वो ज़्यादातर प्रोफेशनली एडवोकेट थे, वकील थे। तो वैसी ही जटिल भाषा अपनाई गई जैसे कानूनों में सामान्यतः जटिलता होती है। तो भारतीय संविधान सरल शब्दों में नहीं लिखा गया। संविधान किसके लिए होता है? सभी के लिए होता है, आम नागरिक के लिए भी होता है। लेकिन आम नागरिक तो बेचारा सिर्फ आम खाता रह जाता है, उसे संविधान समझ में ही नहीं आता है क्योंकि संविधान की भाषा शैली इतनी जटिल है। इसके कारण भारतीय संविधान को सामान्य व्यक्तियों के लिए समझना अत्यंत कठिन है। और कभी-कभी तो न्यायालय भी संविधान के किसी एक अनुच्छेद की एक सही व्याख्या नहीं कर पाता। हम लोगों ने देखा है कि एक ही अनुच्छेद की व्याख्या न्यायालय समय-समय पर भिन्न-भिन्न करता है और अपने ही पुराने निर्णयों को रद्द कर देता है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, बाद में रद्द कर दिया, नहीं शामिल है। होना भी चाहिए, नहीं शामिल है। पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूलाधिकारों में संशोधन हो सकता है, शंकरी प्रसाद के मामले में पढ़ेंगे हम लोग आगे। बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गोलकनाथ के मामले में कि मूलाधिकारों में संशोधन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और केशवानंद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने फिर इस निर्णय को रद्द कर दिया और न्यायालय ने कहा कि नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। तो मूलाधिकारों में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या स्वरूप होगा, इस बात को तय करने में संविधान लागू होने के बाद 23 साल लग गए। 1973 में केशवानंद भारती के जजमेंट में जाकर यह बात सेटल हुई, निर्धारित हुई। इसी बात को आइवर जेनिंग्स ने कहा उस समय कि भाई संविधान की भाषा शैली बेहद जटिल है और जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता है, भाषा शैली जटिल है और जब इसकी व्याख्या में दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, व्यवधान उत्पन्न होते हैं या द्वंद्व उत्पन्न होता है या विवाद उत्पन्न होता है, तो संविधान की सही व्याख्या उच्चतम न्यायालय करेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से नहीं करता, वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर करता है। इसी तरीके से जब संविधान विशाल है, जेनिंग्स कहते हैं संविधान की विशालता एक दुर्गुण है, एक कमजोरी है। क्यों? क्योंकि संविधान विशाल है तो ज्यादातर विवाद संवैधानिक विवाद हो जाएंगे। संविधान के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों, मुकदमों की संख्या बढ़ जाएगी और जितने भी संवैधानिक विवाद होंगे उन संवैधानिक विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय करेगा और उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से कोई निर्णय देता नहीं, वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय सुनाता है। इसका मतलब है कि संविधान की व्याख्या हो या संविधान के अंतर्गत विवादों का समाधान हो, हमारा संविधान
वकीलों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने का अवसर देता है। यानी बहुत लेमैन की भाषा में कहें तो वकीलों की कमाई बढ़ा देता है। वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान। और उच्चतम न्यायालय में देख लीजिए आप, एक-एक वकील 10-10 लाख रुपए फीस चार्ज करता है एक बार के अपीयरेंस की, कि एक बार केवल कोर्ट में चला जाएगा। अगली डेट मिल जाएगी, अगली डेट पर फिर आएगा तो फिर 10 लाख रुपए ले लेगा। तो न्याय पाना बेहद महँगा हो गया है हमारे देश में। इस पर चेक लगाना बेहद ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टरों पर करते हैं कि भई डॉक्टर 10 लाख रुपए फीस ले एक एक बार आपको देखने की, तो संभव है क्या? नहीं संभव है। वहाँ तो निगरानी है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भी तो न्याय मिलना है, यहाँ पर भी तो चेक होना चाहिए, यहाँ पर भी तो प्रतिबंध होना चाहिए। एनीवे अलग बात है, वो सुधारों की बात है। तो आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज है। अब भारतीय संविधान, चूंकि हमने बताया कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान विदेशी स्रोतों से ग्रहण किए गए हैं, इसलिए भारतीय संविधान को एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को हम एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दो स्रोत हैं भारतीय संविधान के, एक आंतरिक स्रोत है और एक बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोत में देश के भीतर के जो स्रोत हैं उनको हम आंतरिक स्रोत कहेंगे, जैसे भारत सरकार अधिनियम, नाइनटीन 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो साइमन कमीशन के विरोध में बनाई गई थी, ये बताने के लिए कि भारतीयों के लिए संविधान बनाने में सक्षम है और हम अपना संविधान बनाएंगे तो क्या क्या बातें लिख सकते हैं उसमें। तो भारत सरकार अधिनियम और नेहरू रिपोर्ट ये हमारे आंतरिक स्रोत हैं। और जो बाह्य स्रोत हैं ये विभिन्न देशों के संविधान हैं। लगभग 10 देशों के संविधान से हमने अच्छाइयों को संविधान में ग्रहण किया है, अडॉप्ट किया है। चूंकि भारतीय संविधान में हमने आंतरिक स्रोतों से और बाह्य स्रोतों से बहुत सारे प्रावधानों को ग्रहण किया है, इसीलिए भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया संविधान अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहकर पुकारा जाता है। बात सच है, क्योंकि हमने विभिन्न प्रावधानों को जगह जगह के सोर्सेस से अपनाया है। क्यों किया हमने ऐसा, क्यों किया? क्योंकि हम भारतीय संविधान को एक मौलिक रचना के रूप में निर्मित नहीं करना चाहते थे। मौलिक रचना क्या होती है? जो ओरिजिनली हमने क्रिएट किया हो। मौलिक रचना का आशय है जो स्वयं से उद्भूत हो, स्वयं के विचारों से निकला हो। जैसे आप एक कविता सुनाएं मुझे और जयशंकर प्रसाद या दिनकर की लिखी हुई कविता सुना दें, तो ये आपकी मौलिक रचना नहीं है, उनकी मौलिक रचना है। आपने अपने कॉपी में लिखकर मुझे सुना दिया। लेकिन अगर आप कोई कविता स्वयं से लिखते हैं, आपने खुद लिखा है, उसके ओरिजिनेटर आप हैं, उसके जनक आप हैं, उसके क्रिएटर आप हैं उसके, और आपने वो मुझे सुनाया, तो ये आपकी मौलिक रचना हो गई। तो भारतीय संविधान मौलिक रचना नहीं है, बल्कि वो गृहीत किया गया दस्तावेज है। इसे हम एक व्यावहारिक रचना कहते हैं। मौलिक रचना नहीं है, व्यावहारिक रचना है। इसका आशय क्या है? देखो, इसका आशय ये है कि जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम बैठ करके स्वयं का चिंतन करें और स्वयं के चिंतन के आधार पर हम अपना संविधान बनाएं। हमारे पास ये ऑप्शन था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत हमने क्या किया? हमने यह देखा कि भारत में कैसी शासन प्रणाली चल रही है, अंग्रेजों ने कैसी व्यवस्था बनाई है, उसमें क्या चीज़ें कंटिन्यू की जा सकती हैं, क्या चीज़ें डिसकंटिन्यू की जा सकती हैं।
दूसरी बात, विभिन्न देशों में संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उन देशों में उन संविधान के प्रावधानों को किस प्रकार लागू किया जाता है, उन्हें लागू करने में किस प्रकार की सुविधाएं और असुविधाएं उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इन सारी बातों का व्यावहारिक अध्ययन कर हमने भारतीय संविधान में प्रावधानों का समावेश किया है। इसलिए जो भारतीय संविधान में प्रावधान समावेशित किए गए हैं, जो प्रावधान शामिल किए गए हैं, ये अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण से शामिल किए गए हैं, अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण से शामिल किए गए हैं। इसका आशय यह है कि हम एक ऐसा संविधान बना करके भारत के लोगों को देना चाहते थे, हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा संविधान बना करके भारत के लोगों को देना चाहते थे जिससे भविष्य में सरकारें बनाने और चलाने में भारत के लोगों को कोई समस्या ना हो, सरकारें आसानी से बनाई जा सकें और व्यावहारिक तौर पर चलाई जा सकें बिना किसी बाधा के, अबाध गति से, बाधा रहित तरीके से। तो यह तभी संभव था जब हम यह जाने कि सरकारें चलाने में क्या बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम संविधान में ही प्रावधानों की रचना कर दें। चूंकि हमें पूर्व में संविधान बनाने, सरकार चलाने, इन सब का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं था, इसलिए हमारे लिए उपयोगी यही था, हमारे लिए उचित यही था कि हम विश्व के अन्य देशों के संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करें और वहां जो प्रावधान अपनाए गए हैं उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन का मूल्यांकन करें और उस मूल्यांकन के बाद हम संविधान में उन्हें अपनाएं या त्यागें। जैसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में है, प्रेसिडेंशियल, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में है, तो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाना चाहिए या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमने व्यावहारिक तौर पर तुलना की और तुलना करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म को नहीं अपनाएंगे। हमने बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए और अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को एब्सोल्यूट फॉर्म में अवेलेबल करा दिया गया, आत्यंतिक रूप में अवेलेबल करा दिया गया। जाहिर सी बात है कि वह नाना प्रकार की विसंगतियों, समस्याओं, चुनौतियों, बाधाओं और व्यवधानों को उत्पन्न करने वाला हो गया। उसने बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की अमेरिका में। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा उसे ढंग से लागू करने के लिए। इसलिए जब हमने फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान में शामिल किया तो फिर हमने वो दृष्टिकोण त्याग दिया जो अमेरिका ने अपनाया था, बल्कि हमने जो फंडामेंटल राइट संविधान में प्रोवाइड किए वे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नेचर के प्रोवाइड नहीं किए गए, आत्यंतिक प्रकृति के उपलब्ध नहीं कराए गए। क्योंकि हमने देखा कि अगर एब्सोल्यूट नेचर के, आत्यंतिक प्रकृति के, आत्यंतिक कहते हैं जब कोई निर्बंधन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, तो उसे आत्यंतिक कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। तो अगर आत्यंतिक नेचर के मूलाधिकार प्रोवाइड कर दिए गए होते तो हमारे देश में भी तमाम प्रकार की समस्याएं और विसंगतियां जन्म लेती। लेकिन हमने अमेरिका के अध्ययनों से सीखा, हमने अमेरिका के आधार पर अनुभव लिया और अमेरिका के अनुभव के आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने यहाँ एब्सोल्यूट नेचर में इन्हें शामिल नहीं करेंगे। तो हमने एब्सोल्यूट नेचर में इन्हें शामिल नहीं किया, आदि 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 आदि। तो इसी तरीके से बच्चों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक व्यावहारिक संविधान देने की कोशिश की, जिससे संविधान को लागू करने में भविष्य में बाधाएं उत्पन्न ना हो। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि विभिन्न देशों के अनुभव लिए जाएं, उन अनुभवों के आधार पर भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को आत्मसात किया जाए। यही दृष्टिकोण हमने अपनाया। इसलिए भारतीय संविधान मौलिक रचना नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक रचना है, गृहीत संविधान है। लेकिन हमने देखा है कि यह लिखने की प्रवृत्ति है कि भारतीय संविधान को उधार का बोरा भी कह दिया जाता है। किताबों में हमने देखा है कि ऐसा लोगों ने लिखा है और भारतीय संविधान की विशेषताओं के रूप में लिख दिया है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं और मुझे लगता है किसी भारतीय नागरिक को भी सहमत नहीं होना चाहिए। जो लोग इसे विशेषताओं के रूप में लिखते हैं, ये उनके समझ की कमजोरी कही जा सकती है, क्योंकि हमने भारतीय संविधान के प्रावधानों को विदेशों से ग्रहण तो किया है, लेकिन उधार के रूप में नहीं अपनाए। उधार क्यों कहें हम? एडॉप्टेड कहो ना, उधार क्यों कहोगे?
क्योंकि जब बारोइंग शब्द का यूज करते हैं, उधार शब्द का यूज करते हैं, तो वो हमारे अभाव को दर्शाता है। आप मकान खरीदने गए, पैसा है, आपने एक मुश्त पैसा दे दिया तो आपने मकान खरीद लिया, नहीं है तो लोन लोगे, उधार लोगे। कार खरीदने गए, एक मुश्त पैसा है, आपने दे दिया, नहीं है तो लोन लोगे। उधार आपके अभाव को दर्शाता है। अगर हम भारतीय संविधान को उधार का बोरा कह दें तो ये हमारे अभाव को प्रदर्शित करता है कि हमारे पास संविधान निर्माण करने का दृष्टिकोण नहीं था, हमारे पास संविधान निर्माण करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए हमने चीजों को अडॉप्ट किया। ऐसा कदापि नहीं था। हम एक बहुत अच्छा संविधान बना सकते थे, लेकिन हम व्यावहारिक संविधान देना चाहते थे, इसलिए हमने ये दृष्टिकोण अपनाया। और जब हमने विदेशी संविधान के प्रावधानों को अडॉप्ट किया तो हमने उसी फॉर्म में अडॉप्ट नहीं किया, हमने उनको मॉडिफाई किया है। जैसे मैंने अभी फंडामेंटल राइट की बात आपको बताई कि बिल ऑफ राइट्स की तुलना में हमारे फंडामेंटल राइट्स ज्यादा व्यापक हैं। इसी तरीके से आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आयरलैंड के संविधान के केवल एक अनुच्छेद में, आर्टिकल 45 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जबकि हमारे संविधान में 18 अनुच्छेदों में, 18 आर्टिकल्स में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और जितने नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान में आर्टिकल 45 में दिए गए हैं, उतने तो हमारे अकेले आर्टिकल 43 और 39 में है, अलग अलग। तो 18 अनुच्छेदों में हमने नीति निर्देशक तत्व उपलब्ध कराए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने उधारी के रूप में संविधान में प्रावधानों को समाहित कर दिया है? मुझे लगता है कि जो उधार का बोरा कहने का ट्रेंड है या भारतीय संविधान के बारे में ऐसी टिप्पणियां हैं, वो रेलेवेंट नहीं है। हमें थोड़ा सा तार्किक होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा रेशनल होकर के सोचना चाहिए और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अपने ही संविधान की बुराई अच्छी बात नहीं है। तो भारतीय संविधान फिलहाल उधार का बोरा नहीं है, क्योंकि हमने संविधान में जो प्रावधान अडॉप्ट किए हैं, हमने भारतीय संविधान को व्यावहारिक बनाने के लिए अडॉप्ट किया है और कॉपी पेस्ट नहीं है, उठाया और पेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने उन प्रावधानों को अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक बनाया है और प्रासंगिक बनाते हुए तब हमने उन्हें संविधान में जगह दी है, तब हमने उन्हें संविधान में शामिल किया है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान के रूप में अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद फिर हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पर आ जाते हैं, शक्ति पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण अपनाया गया है और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अब भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण की अवधारणा मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित की। फ्रांसीसी विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, और उन्होंने अपनी बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ, और इस किताब में उन्होंने शक्ति पृथक्करण की अवधारणा दी। क्यों दी? शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट क्यों दिया? मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की अवधारणा इसलिए दी जिससे नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। कैसे नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए? शक्ति पृथक्करण कैसे रक्षा करेगा? इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रावधान भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए, वे एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। तो शक्ति पृथक्करण का अर्थ हो गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियां भिन्न भिन्न अंगों में निहित होनी चाहिए। कानून बनाने वाले कार्य विधायिका करती है, कानून लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है, न्याय देने का कार्य न्यायपालिका करती है। इसलिए ये तीनों कार्य तीन अलग अलग अंगों में समाहित होने चाहिए। ये तीनों कार्य अलग होने चाहिए। अगर एक ही संस्था में कानून बनाने की शक्ति, लागू करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति दे दी जाएगी तो तानाशाह हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी और हमारे अधिकारों का दमन करने लगेगी। इसलिए हमारे अधिकारों का दमन न हो, हमारे अधिकारों की रक्षा हो,
इसके लिए यह आवश्यक है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? विधायिका, लेजिस्लेचर। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, विधायिका का है, जैसे संसद। कानून लागू करने का कार्य कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और न्याय देने का कार्य न्यायपालिका, जुडिशरी। तो ये तीन अलग अलग संस्थाएं हैं। विधायिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है कानून लागू करना, इसके लिए नियम बनाना, नीतियां बनाना। न्यायपालिका का कार्य है न्याय देना। मॉन्टेस्क्यू कहते थे कि अगर ये तीनों कार्य एक शक्तियों में दे दिए जाएं, जैसे पहले राजाओं का शासन होता था तो राजा निरंकुश हो जाता था, तानाशाहों का शासन होता था, क्योंकि जो तानाशाह है उसके पास ये सारी शक्तियां होती हैं। तो जिनके पास ये सारी शक्तियां होंगी उनमें तानाशाह होने की प्रवृत्तियां विकसित हो जाएंगी। इसलिए कोई भी संस्था अगर तानाशाह हो गई, किसी भी देश में शासक तानाशाह हो गया, तो नागरिक अधिकारों की कोई रक्षा नहीं की जा सकती। जैसे चीन, चीन में एक दल की तानाशाही है, उसका पड़ोसी मित्र कोरिया, वहां एक व्यक्ति की तानाशाही है। तो ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों पर नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती, उनका आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा कि अगर नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी है तो जो मनमाने तरीके से, निरंकुश तरीके से कार्य करने की प्रवृत्तियां हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को समाप्त करना पड़ेगा। और मनमाने तरीके से कार्य करने की प्रवृत्तियां तभी समाप्त की जा सकती हैं जब सरकार के कार्यों को तीन अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अलग अलग अंग हों और तीनों कार्य तीन अलग अलग अंगों में शामिल कर दिए जाएं। इसी को शक्ति पृथक्करण कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। लेकिन अब यहां पर एक समस्या और जन्म ले सकती है। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि मान लो हमने विधायिका को कानून बनाने की पावर दे दी कि विधायिका ही कानून बनाएगी, जैसे हमारे देश में संसद है, कानून बनाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें भारत में, तो जैसे संसद है भारत में, कार्यपालिका हम लोग जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति के नेतृत्व में, इन सब का मुखिया राष्ट्रपति है। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने कानून बनाने की शक्ति अकेले संसद को दे दी और हमने संसद की शक्तियों पर कोई चेक नहीं लगाया, अगर हमने कोई सीमा आरोपित नहीं की, तो संसद अपने आप में तानाशाह हो जाएगी, क्योंकि वो तानाशाही तरीके से कानून बना सकती है, तानाशाही तरीके से निर्णय ले सकती है। तो ऐसी दिशा में जो शक्ति पृथक्करण का मूल भाव है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा हो, वो तिरोहित हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक दशा में नागरिक अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके लिए यह जरूरी है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जब आपस में कार्य कर रही, जब ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हो, अलग अलग कार्य कर रही हो, तो इनके ऊपर भी एक निगरानी तो हो ही, एक चेक की व्यवस्था हो ही। कैसे होगी चेक की व्यवस्था? उसी को मॉन्टेस्क्यू ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस भी काम करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। इसका मतलब है कि विधायिका पर भी कुछ अंकुश होगा
कार्यपालिका पर भी कुछ अंकुश होगा, न्यायपालिका पर भी कुछ अंकुश होगा। कौन लगाएगा? ये परस्पर एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, परस्पर एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण का मतलब हो गया कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीन अलग अलग अंगों में इनके कार्य अलग अलग होंगे। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका न्याय देगी। अलग अलग जब ये लोग काम कर रहे होंगे तो काम करने के दौरान विधायिका पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का कुछ चेक होना चाहिए, कार्यपालिका पर विधायिका और न्यायपालिका का कुछ चेक होना चाहिए, न्यायपालिका पर विधायिका और कार्यपालिका का कुछ चेक तो होना चाहिए, नियंत्रण तो कुछ होना चाहिए, बशर्ते वो हस्तक्षेप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह हस्तक्षेप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इससे एक संतुलन बना रहेगा। अगर वो हस्तक्षेप का रूप ले लेगा तो वह संतुलन डिस्टर्ब हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में अपनाया गया है। जैसे देखो, भारत की अगर हम लोग बात करें, अपना प्यारा भारत देश, तो भारत को अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लें तो यहां पर विधायिका है संसद हमारी, कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद, वास्तविक कार्यपालिका यही है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, और ये है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। यही तो हुए सरकार के तीन अंग। संसद विधायिका हो गई, कानून बनाती है, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका हो गई, लागू करने का काम करती है, और सर्वोच्च न्यायालय न्याय देने का काम करता है। तो ऐसी दशा में अब देखो, संसद जो कानून बनाती है, और यहां राष्ट्रपति भी है, हाँ राष्ट्रपति भी लिख लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति भी तो है, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति भी है प्लस मंत्रिपरिषद है, दोनों है, कार्यपालिका में दोनों आएंगे। तो अब देखो, संसद कानून बनाती है, हम लोग जानते हैं, लेकिन संसद कानून तभी बना सकती है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे। राष्ट्रपति जब अनुमति देगा, राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तभी संसद कानून बनाएगी, वरना कानून नहीं बनेंगे। हम लोग जानते हैं, इतना तो पता है हमें। अभी पूरा विवाद जो उच्चतम न्यायालय में हुआ वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति को लेकर ही हुआ। तो संसद अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है, विधेयक पारित करती है कानून बनाने के लिए, तो वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं देता, और राष्ट्रपति अनुमति रोक भी सकता है, पहले रोक भी चुका है, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रेसिडेंट में। इसी तरीके से संसद मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है? जैसे देखो, इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, हालांकि चल नहीं रहा है, बस केवल कहने के लिए चल रहा है। चल रहा है यानी घोषणा हो गई है कि भाई चलेगा। चल नहीं रहा है क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं, सब बैठ के हंगामा कर रहे हैं संसद में। 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन पर मिनट की कार्यवाही का खर्च है। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं 2012 के आंकड़ों के अनुसार। अगर ये एक दिन बैठ करके संसद में कामकाज नहीं करते हैं तो 2.5 लाख पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, ये जो हमारे तथाकथित माननीय सांसद हैं, जिनको हम माननीय कहते हैं, ये हमारे देश का पैसा कितना बर्बाद कर रहे हैं, ये देश का पैसा कितना बर्बाद कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए पर मिनट संसद की कार्यवाही का खर्च है, और ये 2.5 लाख रुपए कौन देता है? हम और आप, जो टैक्स पे करते हैं, इसी से संसद चलती है। लेकिन चूंकि ये टैक्स पेयर नहीं है, चूंकि ये टैक्स नहीं देते, सब कुछ इन्हें फ्री में मिलता है, इसलिए इनको जनता के पैसे की कीमत नहीं पता। इसीलिए मिल कहता था, राजनीतिक विचारक है, स्वतंत्रता का महान विचारक कहते थे उसको, मिल कहता था कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उस पैसे की कीमत पता नहीं होती उन्हें। तो एनीवे, वो सुधार की बात है, होगा अलग। तो मैं ये कह रहा था कि संसद मंत्रिपरिषद पर कंट्रोल करती है, संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है, संसद का काम है।
कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करना। कैसे करती है? प्रश्न पूछेगी, चर्चा करेगी, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाएगी, बहस का आयोजन करेगी, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, निंदा प्रस्ताव लाएगी। क्या होते हैं ये सब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन मोटा मोटा इतना तो हम जानते ही हैं कि संसद में सदस्यों को मंत्रियों से सवाल पूछने का अधिकार है। हालांकि हमारे यहाँ गजब महान सांसद हैं, मंत्रियों से सवाल पूछने के लिए रिश्वत ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछली लोकसभा में टीएमसी की एक सांसद है, उसको रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त किया गया था। फिर जनता ने चुन दिया कि अजीब बात है, इतनी अच्छी सांसद है, रिश्वतखोर है, और तुम लोग हटा देते हो उसे। फिर से जनता ने चुनकर भेज दिया। तो गड़बड़ियां हैं नेताओं में, क्या कहा जाए। लेकिन संसद के पास यह अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, प्रश्न पूछती है, सवाल जवाब करती है, विभिन्न प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव लाती है, सरकार गिरा देती है, निंदा प्रस्ताव लाती है, मंत्रियों की आलोचना करती है। तो संसद को नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। वो नियंत्रण के तरीके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, संसद कार्यपालिका पर कुछ चेक रखती है और कार्यपालिका कैसे संसद पर कुछ चेक रखती है। इसी तरीके से बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, और न्यायाधीशों को हटाने का जो अधिकार है, हटाने का अधिकार हटाने का अधिकार संसद और राष्ट्रपति को मिलकर है, न्यायाधीशों को। दूसरी ओर इस तरीके से संसद भी सर्वोच्च न्यायालय पर कुछ सीमा तक चेक रखती है। संसद जो कानून बना देती है, न्यायालय उसी कानून के तहत न्याय करता है। न्यायालय उसी कानून के तहत न्याय करता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी न्यायिक जांच, इसका मतलब यह हुआ, हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, संक्षेप में समझ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। संसद ने कोई कानून बनाया है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति ने जो पहले निर्णय लिए हैं, अध्यादेश जारी किए, न्यायालय ने रद्द कर दिया। संसद ने अधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 बनाया, अभी इसी नवंबर 2025 में उच्चतम न्यायालय ने उस पूरे कानून को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने उस पूरे कानून को रद्द कर दिया। तो संसद जो कानून बनाती है उसे न्यायालय रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति जो निर्णय लेता है उसे न्यायालय रद्द कर सकता है। और इस प्रकार यह एक शक्ति संतुलन है आपस में। यह एक शक्ति संतुलन है आपस में। तीनों अलग अलग हैं। कानून केवल विधायिका बनाएगी, लागू करने का काम केवल कार्यपालिका का है, न्याय देने का काम केवल न्यायपालिका का है। तीनों संस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन तीनों संस्थाओं में एक दूसरे के प्रति शक्ति संतुलन भी है। एक दूसरे पर कुछ सीमा में चेक लगाती हैं, एक बैलेंस बनाए रखती हैं। ये जो चेक एंड बैलेंस है बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। संविधान इसीलिए बनता है, संविधान इसीलिए बनाया जाता है। तो ये चेक एंड बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चेक एंड बैलेंस के आधार पर ही हमारी व्यवस्था काम करती है। और जब कोई शासन प्रणाली संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे तो उसे संविधानवाद के नाम से पुकारा जाता है। भारत में संविधान भी है, संविधानवाद भी है। संविधान है, एक सबसे बड़ा दस्तावेज है। संविधानवाद है, इसका मतलब है कि संविधान के मुताबिक हमारे यहाँ काम होता है और हमारे संविधान में अच्छाइयाँ भी हैं, लोकतंत्र भी है, नागरिक अधिकारों की रक्षा भी है, रूल ऑफ लॉ भी है, अच्छाइयाँ भी हैं संविधान में, और इन अच्छाइयों के अनुरूप संविधान लागू होता है।
तो भारत में संविधान भी है, संविधानवाद भी है। वो कभी आगे चर्चा करेंगे, अभी हम लोग पहले शक्ति पृथक्करण को समझते हैं। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो भारत में इस तरीके से लागू होता है। अब अमेरिका और ब्रिटेन में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ऐसे ही लागू होता है और इसी चेक एंड बैलेंस के आधार पर लागू होता है। अमेरिका में भी इसी तरीके का चेक एंड बैलेंस अपनाया गया है, इसी तरीके का मॉडल अपनाया गया है। लेकिन अमेरिका में और ब्रिटेन में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। अमेरिका में जो चेक एंड बैलेंस होता है, अमेरिका में जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं और अमेरिका में ट्रंप हैं, राष्ट्रपति हैं, मिस्टर ट्रंप, और सर्वोच्च न्यायालय तो है ही। सर्वोच्च न्यायालय तो है ही। तो अमेरिका में जो शक्तियों का बंटवारा है वो बहुत कठोर है, कठोर पृथक्करण है यहां पर। अमेरिका में कठोर पृथक्करण है। कठोर पृथक्करण का मतलब क्या होता है? कठोर पृथक्करण का मतलब होता है कि जैसे देखो, भारत में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, वो किसका अंग है बताओ? संसद का सदस्य होता है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है। जिसे लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत मिलता है वही दल सरकार बनाता है और उसी दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। यही व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो भारत में मंत्रिपरिषद संसद से जुड़ी होती है, निकटता से जुड़ी होती है। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है जिसे मंत्री बनना है। जिसे मंत्री बनना है उसे लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। इतना तो आपको पता है, ये तो जानते हैं हम लोग। जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो 6 महीने से ज्यादा मंत्री भी नहीं रह सकता। 6 महीने से ज्यादा मंत्री भी नहीं रह सकता, ये भी जानते हैं हम लोग। लेकिन जो अमेरिका है बच्चों, अमेरिका में जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के मंत्री नहीं बन सकते। कठोर अलगाव है, फ्रैक्चर का चिन्ह बना दिया मैंने दोनों के बीच। कठोर अलगाव है दोनों के बीच, कठोर अलगाव है। अमेरिका जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने जाता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, अमेरिका में नहीं होता। ट्रंप वहां कांग्रेस के अंग नहीं होते। और वहां के मंत्री कांग्रेस की बैठकों में भाग ले, वह कांग्रेस वहां विधायिका है, विधायिका है। हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका में जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो कभी भी मंत्रियों से सवाल जवाब नहीं करते और न ही मंत्री कांग्रेस की बैठकों में भाग लेने जाते हैं। वहां कांग्रेस के मंत्रियों को अमेरिका का मंत्री कांग्रेस के सदस्यों को, अमेरिका में कांग्रेस के सदस्यों को मंत्री बनाया ही नहीं जा सकता। और हमारे यहाँ जो संसद का सदस्य नहीं होगा वो मंत्री बन ही नहीं सकता। दो बातें। हमारे यहाँ मंत्री बनने के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी है और अमेरिका में जो विधायिका का सदस्य होगा वो मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री नहीं बन सकता, एकदम उल्टा है, ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। तो इसको कहते हैं कठोर पृथक्करण, कठोर पृथक्करण। लेकिन इसका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? अक्सर विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की कांग्रेस यानी विधायिका के बीच अक्सर ठनी रहती है, अक्सर विवाद होता है। अगर आप लोग पेपर पढ़ते हो, पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंने कहा है पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है सफलता पाने के लिए। तो अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने, मिस्टर ट्रंप ने बजट भेजा
कांग्रेस के पास कि कांग्रेस बजट पारित करे तो सरकार चले। कांग्रेस ने बजट पारित ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। अब जब बजट पारित ही नहीं किया तो पैसा कैसे निकलेगा? खजाने से, सरकारी खजाने से। सरकार कैसे चलेगी? तो राष्ट्रपति ने सारे सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि भाई मत आना, अभी कार्यालय मत आना, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया हमें सरकार चलाने के लिए। लगभग 1 महीने बाद ये मुद्दा जाकर सेटल हुआ राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच। हालांकि ट्रंप हर किसी से भिड़ लेते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। अमेरिका में ऐसा अक्सर होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होता है। क्यों टकराव होता है? क्यों टकराव जन्म लेता है? अभी जो ट्रंप के पेपर पढ़ोगे तो ये सारी बातें समझ में आती हैं। इसलिए पेपर पढ़ना जरूरी है सिविल सेवा में जाने के लिए। तो वहां विधायिका और राष्ट्रपति के बीच अक्सर टकराव जन्म लेता है, अक्सर टकराव जन्म लेता है। न्यायपालिका के साथ कठोर पृथक्करण है, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाई गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में देखो, अगर ब्रिटेन की बात करें हम लोग, ब्रिटेन में संसद है, वहां कार्यपालिका, और वहां ताज है और मंत्रिपरिषद है, यानी प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है। और 2009 से स्वतंत्र न्यायालय है। यहां पर ब्रिटेन में वही व्यवस्था है जो भारत में है। हमने भारत में यह व्यवस्था ब्रिटेन से ही अपनाई कि जो मंत्री होंगे वो संसद के सदस्य होंगे, मंत्री संसद की बैठकों में भाग लेंगे, संसद मंत्रियों से सवाल जवाब करेगी, संसद मंत्रियों पर नियंत्रण रखेगी और मंत्री संसद के प्रति जवाबदेही दिखाएंगे। तो इसको कहते हैं समन्वय का सिद्धांत। इसके शक्तियों के, डॉक्ट्रिन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत। समन्वय मतलब सहयोग और सामंजस्य। सहयोग और तालमेल। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में संसद और कार्यपालिका के बीच टकराव नहीं होता, टकराव नहीं होता। अमेरिका में होता है क्योंकि कठोर पृथक्करण है। भारत और ब्रिटेन में नहीं होता क्योंकि लचीला पृथक्करण है। इसको कहते हैं लचीला पृथक्करण। इसके बीच, संसद और कार्यपालिका के बीच सहयोग और सामंजस्य का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, मंत्री संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, संसद मंत्रियों पर नियंत्रण करती है, मंत्रियों से सवाल जवाब करती है। तो इस तरीके की व्यवस्था हमने अपनाई है और ये शक्तियों के समन्वय या सहयोग और सामंजस्य का सिद्धांत कहलाता है, टकराव का नहीं। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि भाई ये टकराव ना हो, सत्ता के शीर्ष पर विधायिका कार्यपालिका आपस में लड़े नहीं। इसलिए जो भारत में हमने संसद और कार्यपालिका के बीच संबंध अपनाया, हमने यहाँ ब्रिटिश मॉडल अपनाया, ब्रिटिश मॉडल अपनाया। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए हमने अमेरिकी मॉडल अपनाया, क्योंकि कठोर पृथक्करण हमने अपनाया जिससे कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। क्योंकि जब हमने संविधान बनाया तो ब्रिटेन में न्यायपालिका स्वतंत्र थी ही नहीं। जो ब्रिटेन की संसद होती थी, संसद का जो उच्च सदन होता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स आज भी है,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही सर्वोच्च न्यायालय की तरीके से काम करता था ब्रिटेन में। ये बात तो अच्छी थी नहीं, इसलिए हमने न्यायपालिका का मॉडल अमेरिका से अपनाया और संसद और कार्यपालिका के बीच संबंधों का मॉडल हमने ब्रिटेन से अपनाया। इस तरीके से भारत में शक्ति पृथक्करण को अडॉप्ट किया गया। तो देखो, हमने बताया ना कि भारत का संविधान ग्रहीत संविधान है। अभी हमने आपको बताया, तो ये ग्रहीत संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण देखो कि हमने देखा कि भई अमेरिका में शक्तियों का कठोर पृथक्करण है, कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच। तो ये सब आपस में झगड़ते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो हमने कहा हमें झगड़ा नहीं चाहिए सत्ता के शीर्ष पर, इसलिए हमने यहाँ ब्रिटिश मॉडल अपना लिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के मॉडल में सहयोग होता है, सहयोग और तालमेल बना रहता है दोनों के बीच। लेकिन ब्रिटेन के मॉडल में कमी ये है कि 2009 से पहले न्यायपालिका स्वतंत्र थी ही नहीं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च सदन ब्रिटेन का होता है, वही न्यायालय की तरीके से काम करता था। ये तो गलत बात है कि संसद न्यायालय की तरीके से काम करे, इसलिए हमने इस गलत बात को नहीं अपनाया। इसलिए हमने जो न्यायपालिका का मॉडल अपनाया, वो अमेरिका में हमने देखा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, कठोर पृथक्करण अपनाया गया है अमेरिका में हर किसी के लिए, और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे हमारा विश्वास बना रहे कि न्यायपालिका न्याय करने में पक्षपात नहीं करेगी, किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त रहेगी। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी तभी हमारे अधिकारों की रक्षा होगी, तभी लोकतंत्र की रक्षा होगी। इसलिए स्वतंत्र और न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया, जो अमेरिका में ग्रहण किया गया है। तो हमने जो मॉडल अपनाया, उसमें देखो ब्रिटिश मॉडल भी है और अमेरिकी मॉडल भी है। तो हमने एक व्यावहारिक संविधान बनाया। हमने एक व्यावहारिक संविधान बनाया। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे देशों की अच्छाइयों और कमियों का हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि कौन-कौन सी बातें सरकार बनाने और चलाने में सुविधाजनक हैं, हमने उन्हें संविधान में जगह दी। जो बातें सरकार बनाने और चलाने में सुविधाजनक नहीं हैं, दूसरे देशों में प्रचलन में हैं, हमने उसे हटा दिया। तो इस तरीके से भारतीय संविधान एक एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। ये भी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। बेसिक स्ट्रक्चर का आशय ये है कि कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकता, संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती, संसद उसे नष्ट नहीं कर सकती। संविधान की जिन विशेषताओं को न्यायालय बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देता है, तो फिलहाल ये बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो मैंने बहुत गहराई में जाके बता दिया है आपको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। केवल हम आपको कॉन्सेप्ट बता के भी आगे बढ़ सकते थे, केवल संकल्पना समझा करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन मैंने इस गहराई में जा करके आपको इसलिए समझा दिया, ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, हमने गहराई में आपको इसलिए समझा दिया जिससे अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में भी बनते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। कंपैरेटिव तरीके से लिख सकते हैं, आप अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना करते हुए आप लिख सकते हैं, और प्री में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। इसलिए हमने इस डेप्थ में जा करके आपको इन चीज़ों को समझा दिया। तो वरना सरल तरीके से आगे भी बढ़ सकते थे। अब इसके बाद संसदीय प्रणाली की हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषताओं में हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। क्या होता है अभी बताते हैं आपको। ज़्यादातर देशों की जो लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं वो मोटे तौर पर दो भागों में बंटती हैं। एक को कहते हैं संसदीय प्रणाली है और एक को कहते हैं अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपतीय भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंशियल। और संसदीय को पार्लियामेंट्री कहते हैं। पार्लियामेंट्री कहते हैं। तो दो तरीके की प्रणालियां हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो जनक है वो ब्रिटेन माना जाता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो जनक है वो अमेरिका माना जाता है।
संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन माना जाता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली का जनक अमेरिका माना जाता है। ये दोनों प्रणालियां एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अभी हमने देखा शक्ति पृथक्करण में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इस डिफरेंस में क्या विशेषताएं हैं दोनों की, हम लोग उन विशेषताओं की भी अब चर्चा करेंगे और समझेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं, दोनों के गुण दोष क्या होते हैं, हमने क्यों संसदीय प्रणाली अपनाई है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहते हैं, या पहले वेस्टमिंस्टर, इसको वेस्टमिंस्टर वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। वेस्ट मिंस्टर है, मिनिस्टर नहीं है, मिंस्टर, इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को क्यों कहते हैं, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्यों कहते हैं? बच्चों, इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन की संसद लंदन में वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर स्थित है। ये जगह का नाम है, वेस्टमिंस्टर जगह का नाम है। इस जगह पर ब्रिटेन की संसद स्थित है और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का सिद्धांत है। इसलिए ब्रिटेन की प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं, संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। इसे प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहते हैं, जैसे इसे राष्ट्रपति कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति यहां मुखिया होता है, ऐसे यहां प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री कहते हैं। इसको कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं, इसको कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि कैबिनेट ही यहां सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है, सर्वोच्च नीति निर्मात्री संस्था होती है, इसलिए इसको कैबिनेट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संसदीय प्रणाली का नामकरण है, ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है। दोनों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, दोनों प्रणालियों का अर्थ क्या क्या होता है, हम लोग समझते हैं। दो कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं संसदीय और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग अध्यक्षात्मक। एक तरफ लिख लेते हैं संसदीय और एक तरफ लिख लेते हैं अध्यक्षात्मक। संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का लचीला पृथक्करण पाया जाता है। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका मिलजुल कर काम करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच, और दोनों मिलजुल कर काम नहीं करते, अक्सर तलवारें खिंची रहती हैं दोनों के बीच। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। तो वहां शक्तियों का कठोर पृथक्करण पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का समन्वय पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि कार्यपालिका और विधायिका मिलजुल कर काम करते हैं क्योंकि जो मंत्री हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, इसलिए यहां शक्तियों का समन्वय नहीं पाया जाता। लेकिन हां, अवरोध और संतुलन, नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस दोनों जगह पाया जाता है। अवरोध और संतुलन की व्यवस्था, अवरोध और संतुलन का लक्षण दोनों जगह विद्यमान है। तो यह शक्ति पृथक्करण के बारे में हो गया, जो अभी हमने पढ़ा था कि जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है यानी अमेरिका की प्रणाली है, ऐसे समझो, जो अमेरिका की व्यवस्था है, अमेरिका में शक्तियों का कठोर पृथक्करण है, वहां शक्तियों का समन्वय नहीं होता, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग नहीं होता, टकराव होता है और अवरोध और संतुलन पाया जाता है। जबकि ब्रिटेन में, भारत में, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में
शक्तियों का लचीला पृथक्करण है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और सामंजस्य है, शक्तियों का समन्वय पाया जाता है और अवरोध और संतुलन भी विद्यमान होता है। तो ये शक्तियों के समन्वय की बात हो गई। अगली बात कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली है, दोनों की कार्यपालिका में अंतर होता है। कैसे होता है? जो संसदीय शासन प्रणाली है, यहां दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दो कार्यपालिका होती है संसदीय शासन प्रणालियों में। एक को कहते हैं हम लोग नाम मात्र का प्रधान, और दूसरे को कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रमुख। एक को नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं, एक को वास्तविक प्रमुख कहते हैं। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, देश का मुखिया कहलाता है, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो सरकार का मुखिया कहलाता है, सरकार का अध्यक्ष कहलाता है। जैसे जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, राष्ट्राध्यक्ष है वो, और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। जानते हैं हम लोग, हमारे यहां वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है? मोदी जी के हाथों में है, प्रधानमंत्री के हाथों में है, हम लोग जानते हैं। और राष्ट्रपति, वैसे तो देश का मुखिया राष्ट्रपति है, लेकिन वो केवल कहने के लिए है, वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि क्यों नहीं करता, उसका एक्सप्लेनेशन वहां करेंगे। अभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, वो एक्सप्लेनेशन आगे होगा। तो राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में है। इसी तरीके से अगर देखो बच्चों, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में वहां का ताज, उसको ताज कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष है, और प्रधानमंत्री वहां सरकार का अध्यक्ष है। ये तो हम लोग देख रहे हैं भारत में इस तरीके से। और अगर राज्यों में भी देखो हमारे यहाँ, तो राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है। तो राज्यों में राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान है और मुख्यमंत्री के पास वास्तविक ताकत होती है, वास्तविक शक्तियां होती हैं। हम लोग राज्यों में भी देख सकते हैं इस बात को, इसी का रिफ्लेक्शन है। तो हमेशा दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, डबल एग्जीक्यूटिव होती है, डबल एग्जीक्यूटिव होती है। और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यहां एकल कार्यपालिका होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, और राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, एक ही होता है। जैसे अमेरिका में ट्रंप है, भारत में देखो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो नाम मात्र की प्रधान है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो वास्तविक प्रधान है। अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वही सब कुछ है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, मेरी मर्जी, जैसा चाहे वो निर्णय ले लेते हैं। तो यहां पर एकल कार्यपालिका है अमेरिका में, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका हो। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब ये भी हुआ कि जहां संसदीय प्रणाली है वहां राष्ट्राध्यक्ष का पद अलग व्यक्ति के पास है, सरकार के अध्यक्ष का पद अलग व्यक्ति के पास है ना। यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है हमारे यहाँ, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है हमारे यहाँ। जबकि अमेरिका में ऐसा कोई भेद नहीं है, एक ही प्राणी है, वही सब कुछ है, वही राष्ट्र का मुखिया भी है, वही सरकार का मुखिया भी है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं इसी तरीके से कि जो संसदीय प्रणाली है और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद होता है, अंतर होता है, अंतर होता है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें नहीं होता, एक ही होता है वो।
एक ही है, राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही है, यहां अंतर नहीं होता। इसी बात को हमने कंक्लूड कर दिया है, इसी बात को हमने वहां कंक्लूड कर दिया, निष्कर्ष के रूप में लिख दिया कि यहां राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही होगा, राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष भी है, यहां पर यही राष्ट्राध्यक्ष भी है और यही सरकार का अध्यक्ष भी है, यहां भेद नहीं होगा। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में ये दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ये दो अलग अलग पद होते हैं। अगली बात, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। या मंत्रियों की पहले नियुक्ति कर लेते हैं, फिर उत्तरदायित्व पर आते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्त होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों के नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्त बताई गई है। क्या योग्यता या शर्त बताई गई है? हमारे यहाँ संविधान में लिखा है कि जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, वो 6 माह से अधिक मंत्री भी नहीं रहेगा। यानी मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। जो नहीं है, वो 6 महीने से अधिक मंत्री भी नहीं रह सकता। तो भारत में मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अमेरिका में मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति जिसे मंत्री बनाना चाहे उसे मंत्री बना सकता है, जिसे बनाना चाहे। कोई सीमा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जिसे बनाना चाहे उसे बना ले। अपने ड्राइवर को बनाना चाहे, कोई रोक नहीं है। अपने रिश्तेदार को बनाना चाहे, कोई प्रतिबंध नहीं है। अपने खाना बनाने वाले को, रसोइयों को बनाना चाहे, कोई रोक टोक नहीं है। कोई शर्त ही नहीं है, कोई योग्यता ही नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है मंत्री बनाने के लिए। जिसको बनाना चाहे अमेरिका में राष्ट्रपति मंत्री बना सकता है, जिसको भी बनाना चाहे। लेकिन ये व्यवस्था अमेरिका में इसलिए अपनाई गई जिससे अमेरिका में राष्ट्रपति विशेषज्ञों को मंत्री बनाए। भाई अगर हमने खुली छूट दे दी, अगर हमने कहा जो संसद के सदस्य हैं वही मंत्री बनेंगे, तब तो हाथ बंध गया कि जो वहां चुनकर आए हैं उन्हीं को बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमने ओपन एंडेड कर दिया, ओपन हैंड दे दिया कि भाई जिसकी मर्जी आए उसे बनाओ, तो इसका मतलब है कि मंत्रियों के रूप में विशेषज्ञों की तैनाती की जाए। जो रक्षा मामलों का विशेषज्ञ हो, रक्षा मंत्री। जो विदेश मामलों का विशेषज्ञ हो, विदेश मंत्री। जो वित्त मामलों का विशेषज्ञ हो, वित्त मंत्री। तो अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति विशेषज्ञों को मंत्रिमंडल में जगह दे सके। इसके पीछे का भाव यह है, कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसके पीछे की भावना यही है। न देना चाहे तो कोई रोक भी नहीं है। न देना चाहे तो कोई रोक भी नहीं है, न दे, किसी को भी बना ले। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति तो राजनीतिक प्राणी है, राजनेता ही होता है, तो अगर छूट मिल गई बनाने के लिए कि किसी को भी मंत्री बना सकते हो, तो किसे बनाओगे? अपने निकटतम लोगों को बनाएंगे, अपने चित परिचित को बनाएंगे। यही काम अमेरिका भी करता है, अमेरिका में राष्ट्रपति भी करता है। कि अमेरिका में राष्ट्रपति अपने निकटस्थ, नजदीकी, जिसको कहते हैं नजदीकी, निकटस्थ
एवं विश्वास पात्र लोगों को प्रायः नियुक्त करता है। क्योंकि कोई योग्यता नहीं है, इसलिए अमेरिका में राष्ट्रपति आपको भी ऐसे बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप भी अपने जो नज़दीकी हैं और जो विश्वास पात्र हैं, जिन पे आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो, उनको आप नियुक्त करोगे। यही काम अमेरिका का राष्ट्रपति भी करता है कि नज़दीकी और विश्वास पात्र लोगों को वो मंत्रिपरिषद में नियुक्त करता है। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कैबिनेट है, उसको किचन कैबिनेट कहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल होता है, उसे किचन कैबिनेट कहते हैं। किचन कैबिनेट कहते हैं, रसोई मंत्रिमंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो ड्राइंग रूम में बैठाते हो, नाश्ता कराते हो, खाना-पीना खिलाते हो, इसके बाद अलविदा कि भई ठीक है, फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका कोई ख़ास दोस्त आ जाए, बहुत ख़ास व्यक्ति आ जाए, तो क्या करते हो? चलो भई चलो किचन में चलते हैं, ना वहीं चाय चढ़ा देते हैं, वहीं चाय बनती रहेगी और चाय रख देते हैं। गैस पर चाय बनती रहेगी और हम लोग बातें भी करते रहेंगे। तो जो बहुत ख़ास होगा, बहुत विश्वास पात्र होगा, उसी को लेकर के आप किचन तक जाओगे, अन्यथा तो ड्राइंग रूम में ही बैठा होगे। तो यही बात यहाँ पर इसी भाव को यहाँ पर समाहित किया गया है, भावाभिव्यक्ति है ये। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उसका मंत्रिमंडल किचन कैबिनेट कहलाता है, क्योंकि वह विश्वास पात्रों का समूह होता है, उसके नज़दीकी लोगों का समूह होता है। विश्वास पात्रों और नज़दीकी लोगों का समूह होता है। तो ये किचन कैबिनेट है ना, समझ में आ गया होगा, किचन कैबिनेट। भारत में राजनीतिक रूप से ये संकल्पना नहीं पाई जाती, राजनीतिक रूप से। वैसे तो आपका भी अपना किचन कैबिनेट होगा, क्योंकि आप भी कोई बात पूछते हो किसी से कि अरे प्री में इतने दिन बचे हैं, कैसे तैयारी करें? अच्छा मेन के लिए क्या करें? अच्छा इंटरव्यू के लिए क्या करें? अच्छा कोचिंग करें कि ना करें? कैसे पढ़ें? या ये काम करना है, किया जाए ना किया जाए? तो आप भी किसी न किसी से राय लेते हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, तो वो भी आपका विश्वास पात्र हो गया, तो वो भी आपका किचन कैबिनेट हो गया। वैसे तो फ्रेज़ के रूप में हम कहीं भी किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रेज़ के रूप में। लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में किचन कैबिनेट केवल और केवल अमेरिकी मंत्रिमंडल को कहते हैं हम लोग। अमेरिकी मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट कहते हैं। तो ये मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता हो गई। अब देखो आगे अ, अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। संसदीय और अध्यक्षात्मक पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है जहां भी संसदीय प्रणाली होती है। मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो प्रत्येक मंत्री है, वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, प्रत्येक मंत्री।
व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से निम्न सदन, निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। कैसे? लिखता हूं, फिर समझाता हूं आपको। जैसे भारत में प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। समझाते हैं क्या लिखा मैंने आपको, यहां पर आपके लिए क्या लिखा मैंने। हमने बताया कि जहां भी संसदीय प्रणाली पाई जाती है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाएगा। मंत्रियों की दोहरी जिम्मेदारी होगी, दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे मंत्री, दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे। कैसे दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे? पहली बात, प्रत्येक मंत्री को भारत में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसलिए प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री जो निर्णय लेता है उस निर्णय के लिए निजी तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी राष्ट्रपति ही मंत्री को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही मंत्री को हटाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्री सही निर्णय नहीं ले रहा है तो राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के थ्रू होता है हमेशा, राष्ट्रपति का विवेक नहीं होता यहाँ पर, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को ये पावर है। राष्ट्रपति ही मंत्रियों को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही मंत्रियों को पद से हटा सकता है। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, तो उसके उस निर्णय के लिए लोकसभा में अकेला वह मंत्री ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। लोकसभा में अकेला वह मंत्री ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित जितने मंत्री हैं लोकसभा में सब जिम्मेदार माने जाएंगे एक मंत्री के निर्णय के लिए। एक मंत्री के निर्णय के लिए लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री जिम्मेदार माने जाएंगे। इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण ही संसदीय प्रणाली बड़ी उत्तरदायी प्रणाली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया ना आपको कि अगर संसद चाहे तो मंत्रियों पर कठोर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन संसद के सदस्य अपनी रिश्वतखोरी और अपने पैसे की बर्बादी और फर्जी मुद्दों पर हंगामा करना, शोर मचाना, तांडव करना, संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग करना, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करना, तरह-तरह के काम करते हैं। इसलिए वो सरकार को कंट्रोल नहीं कर पाते। नंबर पर डिपेंड नहीं करता। नंबर तो विपक्ष का हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा। डिपेंड करता है बुद्धिमत्ता पर, डिपेंड करता है कि आप किन मुद्दों को किस तरीके से उठाते हैं और सरकार को झुका ले जाते हैं, दबाव बना पाते हैं। ये आपके बौद्धिक कौशल पर निर्भर करेगा, यानी संसद सदस्यों के बौद्धिक कौशल पर निर्भर करेगा। तो जिन देशों में विपक्ष इस तरीके से बौद्धिक कौशल का परिचय देता है, कम संख्या में होने के बावजूद भी सरकार पर नियंत्रण रखता है, हमारे यहाँ विपक्ष के पास इतना बौद्धिक कौशल कभी नहीं रहा। तो हमारे यहाँ विपक्ष कभी इस तरीके का पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पाया। वो हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, संसद पढ़ेंगे, तो वहाँ विपक्ष की भूमिका पढ़ते हैं कि भारत में विपक्ष की भूमिका नकारात्मक क्यों रही है या गिरावट क्यों आई है। तो इस पर कभी-कभी मेन में भी लिखने के लिए आ जाता है, समीक्षा करने पर भी आ जाता है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व इसीलिए दिया गया जिससे कि संसद यानी लोकसभा मंत्रियों को कब्जे में रखे, मंत्रियों को कंट्रोल में रखे। ऐसे सवाल पूछे कि मंत्रियों के पास जवाब ना हो देने के लिए, ऐसे सवाल पूछे
दिमाग लगेगा तभी तो पूछेंगे, बिना दिमाग के कैसे पूछेंगे? तो मंत्रियों के लिए जवाब देते न बने, ऐसे सवाल पूछे जाएँ, क्योंकि प्रश्नकाल होता है, प्रतिदिन की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, तो उसमें मंत्रियों को परेशान किया जा सकता है सवाल पूछकर। नहीं कर पाते हमारे विपक्ष के सदस्य, नहीं लगा पाते उतना दिमाग, तो नहीं हो पाता। लेकिन ये इसीलिए लोकसभा के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी दी गई है, जिससे मंत्रियों से सवाल पूछो, तंग करो उन्हें, परेशान करो उन्हें, दबाव बनाओ उन पर, नियंत्रण बनाओ उनके ऊपर। लेकिन ये तब होगा जब संसद भूमिका निभाए। एनीवे, लेकिन व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। इसी तरीके से ब्रिटेन में ताज के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और वहाँ जो निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है ना, वैसे वहाँ ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व है, जो ब्रिटेन में और भारत में पाया जाता है, यानी संसदीय प्रणालियों में पाया जाता है, अध्यक्षात्मक प्रणालियों में नहीं पाया जाता। मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व है, और वो केवल राष्ट्रपति के प्रति है। क्यों? क्योंकि किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, और मंत्री वहां कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। हमने अभी पढ़ा था, अमेरिका में मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, उसकी बैठकों में भाग नहीं ले सकते, और उनसे कांग्रेस के सदस्य मंत्रियों से सवाल जवाब नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ अलग व्यवस्था है। तो वहाँ इस तरीके का लक्षण नहीं पाया जाता। एकदम अपोजिट सिस्टम है, कहीं-कहीं विशेषताएँ। संसदीय और अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में देखो अगली विशेषता, सरकार या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अस्थिर होता है। यहाँ स्थिर होता है। हम लोग लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए। प्रधानमंत्री नहीं चुनते, मंत्री नहीं चुनते 5 साल के लिए। लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए। अगर लोकसभा में बहुमत बना हुआ है, अगर लोकसभा में बहुमत बना हुआ है, तो 5 साल तक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा। नहीं है, तो गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो मात्र 13 दिनों में ही उन्होंने विश्वास खो दिया लोकसभा में, सरकार गिर गई। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, तो लगभग 13 महीने प्रधानमंत्री बने रहे, इसके बाद विश्वास खो दिया सरकार ने, तो सरकार गिर गई। तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, तब 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। तो हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद है, उसका कार्यकाल अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए जो कार्यकाल है, जो सरकार का कार्यकाल है, वो निम्न सदन के विश्वास पर आधारित होता है। जैसे भारत में लोकसभा है, तो लोकसभा के विश्वास पर आधारित होगा। जब तक लोकसभा में विश्वास बना रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री और मंत्री पद पर बने रहेंगे। जैसे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल दिया, उससे पहले भी बहुत सारी सरकारें ऐसी रही। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, सब ऐसे ही कार्यकाल थे, जो 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। तो हमारे यहाँ ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाए तो 5 साल का कार्यकाल पूरा ही करे, क्योंकि जब तक लोकसभा में विश्वास बना रहेगा, जब तक लोकसभा में विश्वास बना रहेगा, तभी तक वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। जैसे लोकसभा में विश्वास खो देंगे, यानी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं रह जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। तो अस्थिर कार्यकाल। अमेरिका में
अस्थिरता नहीं होती क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो 4 साल के लिए वो राष्ट्रपति बना रहेगा, उसका कार्यकाल किसी पर डिपेंड नहीं करता। 4 साल के लिए वह जैसा कार्य करना चाहे कर सकता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसकी मर्ज़ी। ट्रंप कर ही रहे हैं, मेरी मर्ज़ी जैसा चाहे करूँ, कर रहे हैं और कर रहे हैं तो विवाद उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ऊट-पटांग डिसीज़न ले रहे हैं, अवांछित निर्णय ले रहे हैं, जो निर्णय उपयोगी नहीं है वो भी ले रहे हैं, विवादों में हैं। लेकिन 4 साल तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता। हटा तभी सकता है जब फिर वो कोई विवाद पैदा करने लगें तब। कुछ गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तभी हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। देशद्रोह करने लगें, रिश्वत ले लें, कोई बड़ा गंभीर अपराध कर दें, तभी हट सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 4 साल कार्यकाल है, 4 साल तक उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। निम्न सदन का विघटन यहाँ नहीं होता। इसका क्या मतलब है? जैसे भारत में निम्न सदन, निचला सदन क्या है? लोकसभा है। तो लोकसभा भंग हो सकती है। इसका मतलब है 5 साल से पहले चुनाव हो सकता है, क्योंकि लोकसभा 5 साल के लिए बनाई जाती है। तो 5 साल से पहले लोकसभा भंग की जा सकती है और चुनाव हो सकता है। पहली बार 1967 में लोकसभा बनी जब, तो 1971 में भंग कर दी गई, चुनाव करा लिया गया, 5 साल पूरा नहीं हुआ। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, 77 में इलेक्शन हुआ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो वो लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, 1980 में भंग करके चुनाव करा लिया गया। फिर नई सरकार बनी। तो ऐसे अनेक अवसर हैं, जहाँ लोकसभा ने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं किया हमारे देश में। उससे पहले ही समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। अमेरिका में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका में उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुन ली गई, तो बीच में उसे भंग किया ही नहीं जा सकता। वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके ही हटेगी, पूरा कार्यकाल पूरा करके ही हटेगी। भारत में लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा कर सके, यह ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उत्तरदायी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। तो बच्चों, ये संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियाँ हैं, यही दोनों का कॉन्सेप्ट है, यही दोनों की विशेषताएँ हैं। अब इन विशेषताओं के आधार पर दोनों के कुछ गुण और दोष भी हैं। तो संसदीय प्रणाली का गुण क्या है? संसदीय प्रणाली का गुण है कि यह अधिक उत्तरदायी है। अधिक उत्तरदायी है क्योंकि सरकार तभी तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो खत्म, सरकार खत्म। तो अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली। शक्तियों के बजाय और क्लियर लिख देते हैं। कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य सहयोग टकराव नहीं। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य सहयोग पर आधारित होती है। कितनी अच्छी बात है, मिलजुल कर काम करें।
मिलजुल कर काम करना सबसे अच्छी बात होती है। सबका साथ सबका विकास। तो कार्यपालिका, विधायिका जब मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छे कानून बनेंगे, अच्छे निर्णय लिए जाएँगे। तो संसदीय शासन प्रणाली में ही ये अवसर है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये अवसर उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि यहाँ लोकसभा के विश्वास पर सरकार का कार्यकाल निर्भर होता है, इसलिए निरंकुश निर्णय की संभावना नहीं रहती। अमेरिका में राष्ट्रपति जैसा मर्जी चाहे निर्णय ले ले, क्योंकि उसे निर्णय लेने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मंत्री, प्रधानमंत्री निरंकुश निर्णय ले ही नहीं सकता, मनमाने तरीके से निर्णय ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है और लोकसभा में जवाब देना है। तो अगर विपक्ष सजग है, सतर्क है, तो मनमाने निर्णय नहीं लिए जा सकते। विपक्ष समर्थन देगा तभी निर्णय कंटिन्यू हो पाएगा, नहीं तो निर्णय वापस लेना पड़ेगा। बशर्ते विपक्ष अच्छी भूमिका निभाएगा तब भी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन ये अवसर तो है हमारे यहाँ। चौथी बात, मंत्रियों के नियुक्ति का क्षेत्र व्यापक होता है। मंत्रियों के नियुक्ति का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो हमने पढ़ा कि अमेरिका में राष्ट्रपति मंत्री बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो वो अपने निकटतम लोगों को ही मंत्री बनाता है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री जब सलाह देता है मंत्रियों की नियुक्ति के लिए और राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है, तो चूंकि विविधता युक्त देश है, इसलिए वह यह प्रयास करता है कि दक्षिण से भी मंत्री बने, पूरब से भी बने, पश्चिम से भी बने, उत्तर से भी बने, अनुसूचित जाति का सदस्य भी बने, महिला भी बने, सब ध्यान रखता है। तो नियुक्ति का क्षेत्र व्यापक हो जाता है मंत्रियों के। क्यों ये व्यापकता अपनानी पड़ती है? क्योंकि लोकसभा में जवाबदेही है। अगर ये व्यापकता नहीं अपनाएंगे तो लोकसभा में विपक्ष सवाल पूछेगा, भाई साउथ का कोई मंत्री क्यों नहीं है, कोई महिला मंत्री क्यों नहीं है? तो क्या जवाब देंगे? और 5 साल में फिर इलेक्शन में जाना है, कह देंगे कि भाई देखो तुमको तो ये ध्यान ही नहीं देते, तुम्हारा तो प्रतिनिधित्व के रूप में मंत्री नहीं बनाया, किसी अनुसूचित जाति को मंत्री नहीं बनाया। तो विपक्ष तुरंत मुद्दा उछाल देगा कि देखो नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारे हित के लिए नहीं सोचते, ये मत देना वोट। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है जहां मंत्रियों की नियुक्ति में व्यापकता ध्यान में रखनी पड़ती है, ये समीकरण ध्यान में रखना पड़ता है। अमेरिका में जरूरत नहीं होती इसके ध्यान में रखने की। दोष गुण है तो फिर दोष भी है। क्या दोष है संसदीय शासन प्रणाली में? पहली बात, अस्थिर कार्यकाल है, सबसे बड़ा दोष है। सरकार का कार्यकाल अस्थिर है, कभी भी गिर जाती है। और जब अस्थिर कार्यकाल है तो प्रभावी निर्णय की संभावना कम। सरकारें कठोर निर्णय नहीं ले पाती क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं हमारा बहुमत न खो जाए, विपक्ष कहीं हमारी इस बात को गलत तरीके से भुना न ले जाए, हमारा बहुमत न खो जाए, हम अगली बार वोट न पाने पाए, इसलिए कठोर निर्णय नहीं ले पाती संसदीय प्रणाली में सरकारें। रेयर है जब सरकारों ने कठोरता दिखाई है, और वो तभी है जब लोगों ने समर्थन किया है, अन्यथा सामान्य दशाओं में तो कठोर निर्णय लेने की प्रवृत्ति संसदीय शासन प्रणालियों में कम रहती है।
राजनीतिक दोष, दल बदल का दोष, तमाम राजनीतिक बुराइयां जन्म ले लेती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक सांसद को प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेते हुए उसे दोषी पाया गया कि वो सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेती थी वो सांसद, लेकिन फिर भी चुनकर आ गई लोकसभा में। क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक बुराइयां हैं, हमने इन बुराइयों को नियंत्रित नहीं किया है। लोकसभा में 46 से 47% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वर्तमान लोकसभा में। बुराइयां हैं, ये राजनीतिक बुराइयां हैं। दल बदल का दोष है, अक्सर दल बदल कर लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं, नई बना लेते हैं दल बदल करके, तो दल बदल का दोष पाया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की कमी है ये। अध्यक्षात्मक सिस्टम में भी कुछ गुण और दोष होते हैं। क्या गुण होता है अध्यक्षात्मक सिस्टम में? पहली बात, स्थिर कार्यकाल है, कार्यकाल फिक्स है। इसका सबसे बढ़िया असर ये होता है कि प्रभावी एवं कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं और सुधार करने के लिए हमेशा कठोर निर्णय ही लेने पड़ेंगे। अगर कठोर निर्णय नहीं लेंगे तो सुधार नहीं होंगे, इसलिए सुधार करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही पड़ेंगे। अमेरिका में ट्रंप देखो किस तरीके से निर्णय ले रहे हैं। राजनीतिक दोष या दल बदल का दोष नहीं होता। जिस तरीके से भारत में राजनीतिक दोष हैं, उस तरीके से राजनीतिक बुराइयां अमेरिका में नहीं होती। दल बदल की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुन लिया गया है, उससे पहले कोई उसे हटा ही नहीं सकता। तो दल बदल का कोई मतलब ही नहीं है वहां, वहां दल बदल का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अमेरिकी सिस्टम में भी दोष हैं, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं भाई। बुराई क्या है? पहली बात, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य टकराव जन्म लेता है। हमने पढ़ा कि अमेरिका में ट्रंप और कांग्रेस के बीच झगड़ा हो गया। ट्रंप ने बजट बना के भेजा और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं पास करेंगे। झगड़ा हो गया, लगभग 1 महीने से ज़्यादा चला ये झगड़ा। अक्सर होता है, कोई पहली बार नहीं है। ट्रंप जब पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा पैसा ही नहीं देंगे, नहीं बना सके। तो अक्सर वहाँ इस तरीके का विवाद हो जाता है, टकराव। दूसरा, निरंकुश निर्णय की संभावना। भाई एक अकेला व्यक्ति ही है, ट्रंप ही है, मेरी मर्जी, जैसा निर्णय लेना चाहे ले रहे हैं, बहुत मनमाने तरीके से निर्णय ले रहे हैं, तो निरंकुश निर्णय की संभावना रहती है। कम उत्तरदायी प्रणाली है, कम उत्तरदायी प्रणाली है। क्यों? क्योंकि मंत्रियों की दोहरी जिम्मेदारी नहीं होती। भारत में तो मंत्री लोकसभा में भी उत्तरदायी होते हैं, वहां भी जिम्मेदारी निभाते हैं। अमेरिका में नहीं निभाते, कांग्रेस में नहीं निभाते, केवल राष्ट्रपति के प्रति निभाते हैं। कम उत्तरदायी प्रणाली है। और मंत्रियों के नियुक्ति का क्षेत्र संकुचित होता है। मंत्रियों की नियुक्ति का जो क्षेत्र है वो संकुचित है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने नियर डियर को ही मंत्री बनाता है, नजदीकी व्यक्ति को ही मंत्री बनाता है। वो किसी भी तरीके का बैलेंस बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है, जैसे बैलेंस की हमने चर्चा यहाँ पर की।
तो दोनों प्रणालियों के गुण और दोष हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों के। जब हम संविधान सभा में संविधान बना रहे थे बैठ करके, तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि भाई हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और अनेक सदस्यों की यह राय थी कि अध्यक्षात्मक के बजाय, प्रेसिडेंशियल के बजाय संसदीय प्रणाली को भारत में बनाना ज़्यादा उपयोगी होगा। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाना ज़्यादा उपयोगी होगा। क्यों? भारत में संसदीय प्रणाली उपयोगी क्यों होगी? क्या कारण है? इसके पीछे संविधान सभा में तर्क दिए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम अधिक उत्तरदायी सरकार चाहते हैं। देश में हम अधिक उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं। और कौन सी प्रणाली ज़्यादा उत्तरदायी है? बताओ। संसदीय प्रणाली। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम सत्ता के शीर्ष पर सरकार के अंगों के बीच टकराव नहीं चाहते। कहाँ टकराव होता है? अध्यक्षात्मक में होता है, संसदीय में नहीं होता। ये दो बड़े कारण। तीसरी बात, भारत विविधता युक्त देश है, इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति में व्यापकता होनी चाहिए, व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संसदीय प्रणाली में ही मंत्रियों की नियुक्ति का क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक प्रतिनिधित्व वाला होता है। यहां संकुचित प्रतिनिधित्व वाला होता है। क्योंकि भारत विविधता युक्त देश है, इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति में व्यापक प्रतिनिधित्व को वरीयता दी जानी चाहिए थी। और व्यापक प्रतिनिधित्व कहां मिलेगा? संसदीय प्रणाली में। अध्यक्षात्मक प्रणाली में व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे और के एम मुंशी ने कहा कि भाई पिछले 30-40 वर्षों से अंग्रेजों ने भारत में जो शासन प्रशासन व्यवस्था के लक्षण निर्मित किए, वे पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर निर्मित किए गए, संसदीय प्रणाली के आधार पर निर्मित किए गए। अगर हम उसे कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसे जारी रखने में कोई बुराई नहीं समझी गई। तो इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली अपना ली संविधान में, संविधान सभा में बहस करने के बाद, और हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को वरीयता नहीं दी, संसदीय प्रणाली को हमने वरीयता दी। अब कहाँ लिखा है हमने संविधान में कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों कहीं यह नहीं लिखा कि संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई है। तब पता कैसे चलता है? तब पता चलता है संविधान में जो प्रावधान लिखे गए हैं उनके आधार पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं कि आर्टिकल 53, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और आर्टिकल 74 क्लॉज 1, 53 क्लॉज 1। 53 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, और 74 क्लॉज 1 ये कहता है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। इन दोनों का निष्कर्ष ये है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री वास्तविक। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो कहीं संसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो प्रावधान लिखा गया वो प्रावधान संसदीय शासन प्रणाली वाले हैं। ये दोनों प्रावधान ये बताते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होगा और प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होगा। यानी दो प्रकार की कार्यपालिका हमारे देश में पाई जाएगी, वास्तविक और नाम मात्र। इसी तरीके से दूसरी विशेषता देख लेते हैं, दो काफ़ी हैं समझाने के लिए। तो दूसरी विशेषता लिख लेते हैं, आर्टिकल 75 क्लॉज 2।
और आर्टिकल 75 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 2 कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, और 75 क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद, ये सब आगे समझाएंगे आपको, अभी केवल बता रहे हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका निष्कर्ष ये है कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व तो पाया जा रहा है, और मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व तो कहां होता है? संसदीय प्रणाली में होता है। तो हमने संविधान में संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं किया है, संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन संविधान में जो कुछ लिखा है उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। और अब तो उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया है कि भारत में संसदीय प्रणाली संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, यानी इस संसदीय प्रणाली को नष्ट नहीं किया जा सकता। संसदीय प्रणाली के आधार पर ही कार्य किया जाएगा हमारे देश में। तो संसदीय प्रणाली को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो ये संसदीय प्रणाली हो गई जो हमने चर्चा की यहाँ पर। तो संविधान की कुछ जो मूलभूत विशेषताएं हैं, हमने उन मूलभूत विशेषताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है, और बाकी हम लोगों ने ये बताया, शुरू में ही हमने पढ़ लिया कि संसदीय प्रणाली के अतिरिक्त जो अन्य विशेषताएं हैं, या जो विशेषताएं हमने यहाँ पढ़ी हैं, उसके अतिरिक्त जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे लचीले, भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, तो जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे इसको, उसकी चर्चा वहाँ पर करेंगे। तो बाकी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग जगहों पर कवर हो जाएंगी। जो विशेषताएं अलग स्थानों पर कवर नहीं हो रही थी उनको हमने यहाँ संविधान की विशेषताओं के रूप में कवर कर लिया है। क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप PYQs करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से। पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, शक्तियों के पृथक्करण से भी पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूर कर लेना, अच्छे से कर लेना। जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आपके, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक मजबूत होगी। आपकी पूरी जो सफलता का दारोमदार है, आपकी पूरी सफलता का दारोमदार इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी अच्छी है। आपकी पूरी पॉलिटी की मजबूत इमारत तभी बनेगी जब आप कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपके साथ पूरी चर्चा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं जिससे समझ विकसित करते चलो। एक बार अगर समझ का विस्तार हो गया, एक बार अगर आपने चीज़ों को समझ लिया और उसे समय समय पर आपने रिवाइज कर लिया, रिवीजन भी जरूरी है जिससे वो परमानेंट मेमोरी में चला जाए, तो आप प्री के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो और मेन एग्जामिनेशन में आप अच्छी एनालिसिस भी कर सकते हो, लिख सकते हो। तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना, मल्टीपल रिवीजन करना, रिगरस रिवीजन करना, कंटिन्यूअस रिवीजन करना, और मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए PYQs को ही बेस्ड बनाना, चाहे प्री के क्वेश्चन हो चाहे मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो। PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके प्राथमिकता पर होने चाहिए, पहले उन्हें लिखोगे। मेन एग्जाम में लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहले PYQs सॉल्व करोगे, फिर समय बचता है तो कहीं और से क्वेश्चन लो, अन्यथा PYQs। प्री में पहले PYQ करो, फिर एडिशनल क्वेश्चन भी करो, क्योंकि प्री में तो जितने मल्टीपल क्वेश्चन करके जाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिलहाल बच्चों, आज
के टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्लोज़ करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। फिर नए टॉपिक के लिए फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।